So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो प्रीवियस क्लासेस में जो हमारा डिस्कशन चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर के। आपके बोर्ड एग्जाम में जो साइंस का क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ सकता है, किस टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी पिछली कुछ क्लासेस से। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में भी हम कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, और कितने कितने मार्क्स में किस किस तरीके से पूछे गए हैं उनके ऊपर भी आज बात करेंगे। तो चलिए आगे की बातों करने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप अपना ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं चैप्टर नंबर, आपकी बुक के चैप्टर नंबर 10 पर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पिछले कुछ क्लासेस में हमने इसके ऊपर काफी सारी बात करी थी, है ना। हमने इसमें सीखा समझा था कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर हमारा चल रहा है कौन सा, प्रकाश का परावर्तन। ये चैप्टर हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। लाइट, चलिए तो एज हमने अब तक जो बात करी है इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स, वो करी है कि प्रकाश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, ठीक है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, कैसे चलता है प्रकाश, ठीक है, ये सारी चीजें जो कि आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। हमने इसके बाद बात करी है गोलीय दर्पणों के बारे में। क्लास 10th में आपको विशेषकर गोलीय दर्पण को आपको अच्छे से पढ़ना है। गोलीय दर्पण में आ जाते हैं हमारे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है, किरण आरेख, और क्या क्या गुण होते हैं। समतल दर्पण जरूर पढ़ना है। समतल दर्पण के जो बनने वाले प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति, ठीक है, उसके गुण पढ़ने हैं। बेसिकली समतल दर्पण के गुण पढ़ने हैं कि किस प्रकार का प्रतिबिंब इसमें बनते हुए दिखता है, ठीक। और गोलीय दर्पण पढ़ने के बाद, गोलीय दर्पण में आप उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़ने के बाद इनके गुण, इनके यूजेस, इनके उपयोग, किरण आरेख, ये तो जरूर पढ़ने। वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या होगी इन गोलीय दर्पणों में, ये जरूर याद रखना है। यहां से क्वेश्चन अक्सर बनता है और इस साल भी पूरे चांसेस है। साथ ही साथ गोलीय दर्पण के जो विभिन्न भाग पार्ट्स होते हैं, है ना, टर्मिनोलॉजी जो हमने बात करी है वो जरूर ध्यान रखना है। जैसे आपको फोकस दूरी पता होनी चाहिए, फोकस दूरी क्या होती है ना। आपको पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है दर्पण की, इनके बीच में क्या संबंध होता है, फोकस दूरी f और r के बीच में क्या संबंध होता है, f = r/2। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है आदि, ये सारी चीजें जो है आपको दर्पण से संबंधित ये छोटी छोटी बातें जो है ये पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे चैप्टर के दूसरे भाग में, ठीक है। चैप्टर का जो दूसरा भाग है वो इसके बाद आ जाता है। ये आपने यूजेस वगैरह सब कुछ देख लिए, थियोरेटिकल पोर्शन पूरा हो गया। अब आते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल भी इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कि आपका थ्योरी वाला पोर्शन है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र और आवर्धन से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जरूर आना चाहिए इस चैप्टर से, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो चलिए आज हम इसके ऊपर ही बात करते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल के पेपर में और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली अगर आप इसके जो 3-4 क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्वेश्चन वहीं से ही आ जाएगा, ठीक है, इधर उधर से नहीं आएगा।
तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पहले गोलीय दर्पणों के लिए जो दर्पण सूत्र होता है वो सिंपल एक छोटा सा रिलेशन होता है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यह दर्पण सूत्र है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला है। और मिरर फॉर्मूला में यहां पर 3 प्रतीक आ रखे हैं, V, U और F। इनका क्या मतलब है? F का मतलब तो हम समझ रहे हैं सीधे सीधे, फोकस दूरी से। F का मतलब किससे है? फोकस दूरी से। तो कोई भी दर्पण है उसकी फोकस दूरी है F। V और U की बात करें तो इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों। V और U की बात करें तो इसमें कंफ्यूजन रहता है। देखो U को ध्यान रखना, U है बिंब दूरी। बिंब मतलब वस्तु की दूरी। और V है प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस, जिसमें V क्या है? प्रतिबिंब दूरी, U क्या है? बिंब या वस्तु की दूरी, और F क्या है? फोकस दूरी। एक चीज और ध्यान देना, इसमें नोट इसमें ध्यान रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। वो नोट क्या है? वो नोट ये है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी हमको पता होनी चाहिए। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो देखो इधर की दूरियां नापते, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर हम मानते हैं पोल को। किसको? ध्रुव को, जो हमें सेंटर मानते हैं। सेंटर से, पोल से जो दाईं तरफ की जो दूरियां होंगी वो हम धनात्मक लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूं। जो इधर की तरफ की दूरी होती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की, है ना, बाईं तरफ की दूरी, उनको हम लेते हैं ऋणात्मक। ध्रुव से जो ऊपर की दूरियां होती हैं उनको हम लेते हैं धनात्मक, और ध्रुव से जो नीचे की दूरियां होती है उनको हम लेते हैं ऋणात्मक। ये बात ध्यान रखना, बस ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, इसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। इतनी सी बात अगर आपको ध्यान रहेगी तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। अब सीधे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन में ही समझते हैं आगे की बातों को। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कंटिन्यू होता है, यदि एक बस, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज
ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन में हमसे, ये क्वेश्चन आप यकीन मानिए 3 से 5 नंबर के बीच में आ सकता है, ठीक है। और 3 से 5 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। आपको बस 1-2 क्वेश्चन करना सीखना है, उसके बाद आप खुद से इनको कर पाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन में हमसे जो बातें बोली गई हैं वो बोली गई है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, ठीक है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो हमें जो जो चीजें दी हुई हैं पहले हम उनको लिखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें दी हुई है r = 3 मीटर। अभी समझते जाना, अभी लिखेगा कोई नहीं, समझते जाना। इसके बाद यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो बस क्या है? हमारी वस्तु है। यहाँ पर वस्तु की दूरी हमको दी हुई है, वस्तु की दूरी यानी बिंब दूरी हमको दी हुई है कितनी भाई? 5 मीटर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी ये हमको पता लगाना है, v बराबर क्वेश्चन मार्क, और साइज भी ज्ञात करना है। ओके, तो साइज भी हमको ज्ञात करना है। चलो साइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति, ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं। साइज के लिए मैं आपको आवर्धन का फॉर्मूला फिर बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति भी क्या है? हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। अभी हमने बात करी है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। यहाँ पर देखो दर्पण आपको साफ साफ बता रखा है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण को थोड़ा सा हम सोचने की कोशिश करते हैं। उत्तल दर्पण मतलब हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। इसका मुख्य अक्ष कुछ इस प्रकार से होता है, इसका बिंदु फोकस और वक्रता केंद्र जो है दर्पण के पीछे स्थित होते हैं। दर्पण का आगे वाला भाग कौन सा है? ये वाला भाग है, आगे वाला भाग। तो आप अगर कोई भी वस्तु को रखोगे तो आगे की तरफ रखोगे, जाहिर सी बात है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? एक बस है, तो ये होगी वो बस भाई, इस तरीके से होगी, है ना, इस तरीके से होगी वो बस, ठीक है। तो क्या बोला था आपको कि ये बस जो है P से किस तरफ है भाई? लेफ्ट हैंड साइड में। और ये P से लेफ्ट हैंड साइड की जो दूरी होती है ये हम लेते हैं ऋणात्मक। मतलब ये जो बस की दूरी है, जो कि वस्तु की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये वस्तु की दूरी, मतलब बस की दूरी जो कि हमको दे रखी है कितनी? 5 मीटर। इसके आगे माइनस लगेगा भाई, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या देखो, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो P से C के बीच की दूरी होती है। ये कौन सी है? ये राइट हैंड की साइड है। राइट हैंड की साइड की जो दूरी होती है वो धनात्मक लेते हैं, मतलब ये क्या रहेगा? हमारा पॉजिटिव रहेगा। ये काम आपको जरूर करना है। अगर आपने ये काम नहीं करा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो R जो होगा +3 होगा, U जो होगा -i। सबसे पहले इन क्वेश्चन में आप चिन्ह लगाने का काम करोगे, साइन पुट करने का काम करोगे। तो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व आउट कर रहा हूं मैं। हमें U, V और F में से कोई 2 चीजें पता होनी चाहिए, बट हमें यहाँ सिर्फ क्या दे रखा है? हमें यहाँ सिर्फ दे रखा है U। तो हम F निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो कैसे, अभी फॉर्मूला बताया था आपको, F = R/2। फोकस दूरी है जो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। इसीलिए जो F होगा वो R का आधा मतलब 3/2 होगा, और F हमारा आ जाएगा 1.5 मीटर प्लस का। बस अब दर्पण सूत्र से हम ये दर्पण सूत्र लगाते हैं। दर्पण सूत्र से 1/v, v का मान नहीं पता, 1/u, u का मान पता है -5, = 1/f, f का मान पता है 1.5, ठीक है। 1.5 को जो है मैं 3/2 ही लिख देता हूं, तो हमारा काम जो है आसान हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर तो है नहीं, ठीक है। = 3/2, सॉरी 1/3/2, जो कि क्या बन जाएगा? जो कि बन जाएगा 2/3। और अब मैं यहाँ से v की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकता हूँ, 2/3 + 1/5, ठीक है। 2/3 में 1/5 प्लस करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 5 × 15, ठीक है, और 10
और 3 13। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15/13। देखो साइन ना अपने आप आ जाएगा, अगर आपके साइन ठीक होंगे तो यहाँ पर अपने आप ही चिन्ह आ जाएगा। अगर माइनस आना होगा तो माइनस आ जाएगा, और कुछ नहीं आया है मतलब प्लस है। प्लस है मतलब किस तरफ है भाई? प्लस है मतलब किस तरफ है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब है ये था हमारा P, ये था हमारा F, ये था हमारा C, ठीक है। और यहाँ पर रखी हुई थी हमने बस, यहाँ से यहाँ की जो दूरी थी वो थी 5 मीटर, ठीक है। बस रखी हुई थी 5 मीटर दूर। अब जो हमारा V, ये U दे रखा था हमको, ठीक है। जो V है प्रतिबिंब बना है वो क्या है? वो है प्लस 15/13 मीटर, प्लस का 15/13 मीटर। और प्लस का 15/13 को अगर सॉल्व कर लो इसे आप, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये आ जाएगा 1.15, है ना। ये आ जाएगा कितना? प्लस का 1.15 मीटर, मतलब 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा। लेकिन प्लस का है मतलब कहाँ? दर्पण के पीछे। प्लस का है मतलब कहाँ? दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे इधर 1.15 मीटर दूर बनेगा। अब जरा ध्यान दो, ये जो हमारा वक्रता केंद्र है ये 3 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, और जो फोकस दूरी है वो इसका आधा है मतलब 1.5, और प्रतिबिंब बना है 1.15। तो 1.15 क्या होगा? यहाँ आएगा कहीं, ठीक है। 1.15 1.5 से तो कम होगा ना, तो P और F के बीच में आएगा। तो प्रतिबिंब की आप बता सकते हो स्थिति, दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में बनेगा कहीं पर दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। और कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। यहां पर ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। दर्पण को अपने दिमाग में रखना है और बाकी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, आप सोचते हुए चलते चले जाएंगे। तो आप लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर P व F के बीच, ठीक है। ये तो हमने बता दिया। क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो अब प्रकृति की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रकृति कैसे रहेगी? तो प्रकृति में हम लोग लिखेंगे सीधा, और दर्पण के पीछे बना है मतलब कैसा होगा? आभासी। दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक होते हैं। तो सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब आते हैं साइज के ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं साइज के ऊपर कि साइज हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर आपको नोट डाउन करना है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट डाउन कर लिया आप सबने? चलिए तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में बात करी गई है साइज की, ठीक है। तो हम साइज वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। साइज में हमको क्या करना है, ठीक है। हम लोग अब जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो है आवर्धन का। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। आवर्धन में बहुत सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं आवर्धन का। आवर्धन का जो सूत्र होता है, आवर्धन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्धन जो है अनुपात होता है किसी वस्तु के बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई का। h डैश बटे वस्तु की ऊंचाई मतलब बिंब की ऊंचाई का। ये रेशियो जो है ये होता है, ये कहलाता है हमारा आवर्धन। ये अनुपात कहलाता है आवर्धन, ठीक है बच्चों। तो ये रेशियो क्या कहलाता है? ये रेशियो कहलाता है आवर्धन। कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसका आप रेशियो निकाल लीजिए उस वस्तु की हाइट के साथ, तो ये उसका आवर्धन कहलाता है। इसको हम h डैश अपॉन h से निरूपित करते हैं, जहां h डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h जो है वो बिंब की ऊंचाई। आइए इसे और ज्यादा समझते हैं। सपोज कोई वस्तु हमारे पास इतनी बड़ी थी, ये क्या है? ये हमारी वस्तु है। इसको हमने रखा दर्पण पर, दर्पण के मुख्य अक्ष पर, और सपोज
इसका प्रतिबिंब ये बना, समझ रहे हैं? इसका प्रतिबिंब ये बना, तो वस्तु सपोज हमारी 4 मीटर ऊंची है, सपोज है, प्रतिबिंब हमारा 2 मीटर ऊंचा बना है, यानी कि इसका आवर्धन क्या होगा 4/2 मतलब कि 2, तो 2 गुना प्रतिबिंब यहां पर हो गया। सॉरी, प्रतिबिंब हमारा 2 बना है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है प्रतिबिंब बटे बिंब, तो प्रतिबिंब 2 है और उसका जो ओरिजिनल वस्तु है उसकी हाइट 4 है, तो 2/4 मतलब 1/2, तो 1/2 गुना हमारा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब जितनी भी हमारी वस्तु होगी उसका आधा गुना प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, समझ रहे हैं? तो बेसिकली अगर समझा जाए तो सिंपल और साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो वस्तु का आवर्धन है, जो आवर्धन है वो हमें ये बताता है कि वस्तु, देखो यहां पर लिख सकते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में, आवर्धन यह बताता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का साइज मतलब ऊंचाई से बात हो रही है यहाँ पर, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब के का साइज या प्रतिबिंब की ऊंचाई कितने गुना है। अगर तो ये आ जाता है 1 से बड़ा, अगर तो ये आ जाता है 1 से बड़ा, यदि m का मान 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यदि m इज लेस देन 1 होगा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, ये बात आप समझ लीजिए। अगर m का मान 1 से छोटा आया, 1/2 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 5/3 आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये सारा क्या केस होगा, ये सारा होगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के साइज से छोटा है, ठीक है। और अगर m का मान 1 से बड़ा आ रहा है तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1.5 आ रहा है ना, तो मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर चेक कर लेते हैं, भाई हमसे बोला गया है। अच्छा एक चीज और इसमें याद रखना, वो इस क्वेश्चन में ही आपको बताऊंगा। यहां पर हमें दिया हुआ है, क्या हमें यहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई दी हुई है, बस की ऊंचाई दे रखी है, हमें बस की ऊंचाई नहीं दे रखी है। तो हम m का फॉर्मूला जानते हैं, h' होता है। अगर हमें h' और h में से कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए, जो कि होता है -v/u, जो कि इस क्वेश्चन में काम हमारे आएगा। क्या होता है -v/u, और v और u तो आपने अभी अभी निकाला, v और u तो आपने अभी अभी निकाला, ठीक है। v और u हमने क्या लिखा है, v जो है प्रतिबिंब की दूरी, u जो है वस्तु की दूरी, तो अभी अभी हमने फाइंड आउट करा है। यहां पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे और आंसर अपना निकालेंगे। तो v कितना आया है भाई, माइनस, v कितना आया है, ये फॉर्मूला में माइनस है, ठीक है, फॉर्मूला में माइनस रहता है, इसको आप ध्यान रखना। 1.15 आया है हमारा, और u कितना आया है 5 मीटर, वस्तु कहां पर रखी थी 5 मीटर, लेकिन ये 5 क्या होगा माइनस का होगा, ठीक है। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बन के आती है हमारी, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 0.23 बन के आएगी प्लस का, यानी कि m की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब जो बस हमको दिखाई दे रही है सामने रियल में, दर्पण में हमको वो वस्तु से छोटी दिखाई देगी, हमको छोटी बस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि वस्तु का साइज जो होगा, प्रतिबिंब का जो साइज होगा
वस्तु के साइज की तुलना में 0.23 गुना होगा। क्या लिख सकते हैं इसमें? 0.23 गुना होगा प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज की तुलना में। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगे और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।